हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक पे बात करने। टॉपिक क्या, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम न्यूज़पेपर एडिटोरियल का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये बस उसी सीरीज़ में अगला अंश है। तो कल हमने जिसके बारे में बात किया वो बेसिकली 17 फरवरी का टॉपिक था। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो 18 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक्स होंगे। हम एक दिन डिले चल रहे हैं। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि इसको टाइम पे लेके आऊँ और हर रोज़ का हम लोग हर रोज़ कर पाएँ। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंग्लिश न्यूज़पेपर में अभी एआई सबमिट हो रहा है, तो एआई सबमिट के बारे में ही ज़्यादा बातें होती हैं। तो जो एडिटोरियल भी आ रहे हैं वो बेसिकली एआई सबमिट के बारे में ही ज़्यादातर आ रहे हैं। एक्सप्लेन पेज पे भी एआई सबमिट के बारे में ही आ रहा है। तो एआई सबमिट के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं और आगे मुझे किसी भी एडिटोरियल में ऐसा कुछ खास लगा नहीं जिसके बारे में बात की जाए। अगर जैसे ही ऐसा कुछ लगेगा कि एआई के बारे में किसी खास ऐसा कोई एडिटोरियल है जिसके बारे में बात किया जाए तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी मुझे कोई भी एडिटोरियल वैसा लगा नहीं। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, उतना काफ़ी है। आज के एडिटोरियल में एक एडिटोरियल जो मुझे खास लगा वो था दिल्ली एंड पेरिस रीच आउट अक्रॉस ट्रेडिशनल डिवाइड्स एडवोकेट थर्ड वे। ये इस आर्टिकल का नाम था। दिल्ली और पेरिस ट्रेडिशनल डिवाइड्स जो दोनों में ट्रेडिशनल डिवाइड्स था उससे आगे जा चुके हैं और तीसरे रास्ते की वकालत करते हैं। तो ये तीसरा रास्ता क्या है और क्या ट्रेडिशनल डिवाइड्स था, इसके बारे में इस लेख में लिखा हुआ है। इस लेख में जो संदर्भ दिया गया है वो दिया गया है हॉरिजॉन 2047। जैसा कि आप जानते हैं 2047 में हम आज़ादी का अपना शताब्दी वर्ष मनाएंगे। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है वो भी 2047 है। तो 2047 हमारे लिए हर मायनों में महत्वपूर्ण है। तो इस लेख में भी उसी के बारे में बात की गई है। ये लेख बेसिकली भारत और फ्रांस के संबंधों पे है और बदलती वैश्विक राजनीति पे है। भारत और फ्रांस के संबंध अभी एक अलग युग में प्रवेश कर चुके हैं। क्या इस युग का निहितार्थ है, क्या है, इस सब के बारे में इस लेख में लिखा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, संदर्भ की बात करें तो इस लेख का मतलब है कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रोड मैप। जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मैक्रो आए हुए हैं यहाँ पे भारत में और हमने उनसे बहुत सारा समझौता भी किया है, बहुत सारी डील्स भी हुई हैं फ्रांस से हमारी। तो वो ये बेसिकली भारत और फ्रांस के संबंधों पे है, जो कि अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तब भी इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेख में बताया गया है, जैसा कि पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल वे था उसमें हम वेस्ट का मतलब सिर्फ वाशिंगटन लेके चलते थे, वाशिंगटन मतलब अमेरिका, सिर्फ वेस्ट का मतलब अमेरिका लेके चलते थे। अब हम उस धड़े से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। वेस्ट का मतलब हमारे लिए यूरोप के कंट्रीज़ भी आते हैं और हम इनके साथ समझौता भी कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू से की, उसके पहले भी हम ब्रिटेन से हमारा। तो हम हर देश को अहमियत दे रहे हैं और हर देश के साथ समझौता कर रहे हैं, जो कि हमारी पश्चिम की पॉलिसी है ना, जो हमारी पश्चिम की पॉलिसी में कुछ परिवर्तन को दर्शाती है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या था। तो लेखक ने कहा है कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रोड मैप तैयार हुआ है। दोनों देशों ने मिलके सिर्फ ये शॉर्ट टर्म का समझौता कोई नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म का रोड मैप तैयार किया है। और ये रोड मैप कब तक का है? ये है 2047 तक। ये लक्ष्य रोड मैप, इसका लक्ष्य है 2047 तक, जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। उस समय तक का ये दीर्घकालिक रोड मैप है। समझौता किसमें किया है हमने? रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीक। हमने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीक में गहरे सहयोग को सुनिश्चित करने की बात की है फ्रांस के साथ। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम आते हैं कि रक्षा तकनीक क्या? रक्षा तकनीक, देखिए रक्षा तकनीक वैसा तो हम लोग बेसिकली सब देश से कर रहे हैं। रक्षा और तकनीक के मामले में हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी, तकनीक के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ एआई समिट भी अभी हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ आए हुए हैं। तो
ये तो कर रहे हैं हम, लेकिन फ्रांस के साथ अलग क्या है? तो फ्रांस के साथ अलग ये है कि हम सिर्फ खरीद नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ रक्षा और तकनीक की खरीद नहीं कर रहे हैं, हमने बल्कि हमने मेक इन इंडिया पे जोर दिया है। इसके तहत मेक इन इंडिया पे जोर दिया है कैसे? जैसे कि हमने डील में तय किया है कि 50% हम जो खरीदेंगे, जैसे राफेल हो गया, जेट हो गया, हेलीकॉप्टर असेंबली हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट संयुक्त जेट इंजन तकनीक जो है, ये अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका 50% फ्रांस से आएगा और 50% जो होगा वो भारत में बनेगा। तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दे रहा है, जो बहुत बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 50% भारत में बनेगा, इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जाएगी, यानी कि निजी क्षेत्र को बाहर नहीं रखा जा रहा है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा रही है। अब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी तो क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत का घरेलू एरोस्पेस इकोसिस्टम जो है वो मजबूत होगा। हमारा घरेलू एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। कैसे मजबूत हुआ? तो सिंपल शब्दों में समझिए कि जब हम 50% राफेल भारत में बनाएंगे तो हमको राफेल का तकनीक मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बना के हम भूल जाएंगे, वो तो हमको याद ही रहेगा। संयुक्त जेट इंजन तकनीक मिलेगी हमको, तो वो भी अगर हम एक बनाएंगे तो फिर उसके बाद और भी बना सकते हैं हम। तो ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका का बढ़ना भी बड़ा अवसर है। भारत का घरेलू एरोस्पेस जो है इकोसिस्टम, ये मजबूत होगा तो इससे हमको हर तरह की रणनीतिक सहायता मिल सकती है। जो तीसरा पॉइंट लेखक ने कहा है इसमें वो ये है कि एआई प्रशासन तीसरा रास्ता, जो इस एडिटोरियल के स्टार्टिंग में ही इसका जो नाम था, दिल्ली एंड पेरिस रीच आउट अक्रॉस ट्रेडिशनल डिवाइड्स एडवोकेट थर्ड वे, यानी कि तीसरे रास्ते की वकालत करें। तो ये तीसरा रास्ता, तो इस तीसरे रास्ते की बात की गई है कि एआई प्रशासन में तीसरा रास्ता कैसे? देखिए, जैसा कि हमने कल ही बात किया था एआई के बारे में। तो हमने बात किया था कि शीत युद्ध का दौर था, जब न्यूक्लियर संपन्न देश हुआ करते थे। उस समय भी दो ध्रुवीय विश्व था, जिसमें एक था यूएसए और यूएसएसआर। आज भी दो ध्रुवीय विश्व है, जिसमें एक है यूएसए और दूसरा है चीन। तो उसी पे बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ये दो ध्रुवीय विश्व है, इसमें हम तीसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। तीसरा रास्ता जो हमारा खुद का होगा। खुद का कैसे होगा? देखिए, पहला जो रास्ता है वो अमेरिका का मॉडल है। अगर हम अमेरिका का मॉडल अपनाते हैं तो अमेरिका के मॉडल में एक जो चिंता है वो ये है कि इसके हर मॉडल पे बड़ी कंपनियों का नियंत्रण है। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका पूंजीवादी देश है, और पूंजीवादी देश में जिसके पास पूंजी का संचय है वो मालिक। तो इसमें अमेरिका में क्या है? बड़ी कंपनियों का टेक पे नियंत्रण है। तो अगर हम अमेरिका का मॉडल अपनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी कंपनियों का नियंत्रण हम पे स्थापित हो जाएगा। दूसरा जो है वो है चीन। अगर हम चीन का मॉडल अपनाते हैं तो चीन में सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। तो अगर हम चीन को लेके चलते हैं, अगर हम चीन से कुछ भी लेते हैं तो चीन की सरकार का हस्तक्षेप होगा। तो हमने इन दोनों को छोड़ते हुए एक तीसरे रास्ते की बात की है। और तीसरा रास्ता क्या है? कि भारत और फ्रांस मिलके एक ऐसा कानून या ढांचा बनाएंगे जो नवाचार को बढ़ावा देगा और देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। हमने कल ही बात किया था कि हमारे सामने दो राहें हैं। एक है कि वैश्विक सहयोग भी करना है, और दूसरा है कि देश की संप्रभुता और अपना राष्ट्रीय हित की रक्षा भी करनी है। इस आर्टिकल में भी वही बात की गई है कि भारत और फ्रांस मिलके एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे, एक ऐसा कानून या ढांचा बनाएंगे जो क्या करेगा? जो नवाचार को तो बढ़ावा देगा ही देगा। नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ना तो अमेरिका की तरह बिग टेक कंपनियों का हस्तक्षेप होगा और ना ही चीन की तरह सरकार का हस्तक्षेप होगा, बल्कि इसके स्थान पे क्या होगा? नवाचार को बढ़ावा देगा और देश की संप्रभुता की भी रक्षा करेगा। हम उनके संप्रभुता की रक्षा करेंगे, वो हमारे संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तो ये है तीसरे रास्ते की बात। अब लेखक यहाँ पे एक जो नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि बहुध्रुवीय पश्चिम, मल्टीपोलर वेस्ट। देखिए, अभी तक हम बात करते आ रहे थे मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड। यानी कि देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब कि विश्व में हर देश का अपना अपना महत्व है। बाईपोलर वर्ल्ड का मतलब कि दो देश हैं जो पूरे विश्व पे नियंत्रण करके रखे हैं। तो अभी तक हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा था। यहाँ लेखक ने मल्टीपोलर वेस्ट की परिकल्पना की है। मल्टीपोलर वेस्ट की परिकल्पना से क्या मतलब है? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि भारत के लिए पश्चिम का मतलब होता था वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका। वो निहितार्थ अब बदल चुका है। भारत के लिए पश्चिम का मतलब केवल अमेरिका नहीं है।
नई दिल्ली मानती है कि पश्चिम देशों के हित आपस में भी अलग अलग हो सकते हैं। अभी तक हम पश्चिम का मतलब अमेरिका, जैसा कि आपने एक कहावत भी सुना होगा कि अमेरिका को अगर छींक आती है तो पूरा विश्व बीमार पड़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे विश्व पे अमेरिका की पकड़। लेकिन अब हम देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी भी अमेरिका की शक्ति कम हो गई है या अमेरिका अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतने ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन इसके अलावा भी हमने एक तीसरा रास्ता खोजने की कोशिश की है। हमने अमेरिका, जैसे पहले सिर्फ अमेरिका, अब उसके जगह पे सिर्फ अमेरिका नहीं बाकी भी हैं। तो अब इससे क्या है, फ्रांस से जुड़ाव ये भारत को विकल्प देता है कि वह किसी एक देश पे निर्भर ना रहे। यानी कि फ्रांस से जुड़ना, जैसे सिर्फ फ्रांस से ही नहीं, और भी काउंटर पार्ट से, जैसे ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हर देश से हमारा अपना अपना अलग अलग संबंध स्थापित है। तो ये क्या है, ये यूरोप का मतलब या पश्चिमी विश्व का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, पश्चिमी विश्व का मतलब और भी देश है, और उन सारे देशों से हम सहयोग करने की बात कर रहे हैं। अभी हमारा फ्रांस के साथ कुछ डील हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रांस से जुड़ा भारत को विकल्प देता है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता है और ना ही रहेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। अब लेखक पांचवा पॉइंट जो बताते हैं वो है रणनीतिक महत्व। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या फ्रांस से दोस्ती, फ्रांस की करीबी अमेरिका को नाराज़ कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, अमेरिका इससे बिल्कुल नहीं नाराज़ होगा, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि उसके मित्र देश, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी ले। अभी अमेरिका जिसको खतरा समझता है वो खतरा चीन को समझता है। तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और फ्रांस टेक्नोलॉजी में या टेक्निक में पीछे रहे। क्यों? क्योंकि भारत और फ्रांस अगर मजबूत होंगे, टेक्नोलॉजी में मजबूत होंगे, तो अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूरोप में बेहतर मित्र मिलेंगे। और अमेरिका खुद यही चाहता है कि उसके दोस्त, उसके मित्र देश सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी ले, तो इससे अमेरिका बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यह साझेदारी पुराने विभाजन, यानी कि पुराना विभाजन, जो ट्रेडिशनल डिवाइड्स की बात की थी हमने, वो ट्रेडिशनल डिवाइड क्या था कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के भेदभाव, यानी कि हम जब बात करते थे तो हम अपने आप को पूरब का देश मानते थे या दक्षिण का देश मानते थे। इसके जगह पे पश्चिम के देशों को हम थोड़ा मतलब अपने से अलग करके देखते थे, एक तरह से हम उनको नहीं कनेक्ट कर पाते थे। तो अब हम उस ट्रेडिशनल सोच से बाहर निकल रहे हैं, हम पश्चिम से भी ठीक वैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं जैसे हम पूरब से कनेक्ट कर पाते हैं। अब हमारे ये इंडिया फ्रांस की साझेदारी, ये पुराने विभाजन जो उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम के भेदभाव को करता था, उसको खत्म कर एक व्यवहारिक गठबंधन, यानी कि अब हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इस बात पे ना जाते हुए हम क्या करेंगे, व्यवहारिक गठबंधन पे ध्यान देंगे। और ये भारत फ्रांस का जो गठबंधन है ये बिल्कुल उसी पे फोकस करता है कि व्यवहारिक गठबंधन हमारा क्या होगा। अब देखिए, अब हम निष्कर्ष पे आए तो यहाँ बात करेंगे कि भारत की विदेश नीति अब अधिक परिपक्व व विविध हो गई है। यानी कि पहले पश्चिम का मतलब जहाँ हमारे लिए सिर्फ अमेरिका था, वहीं अब पश्चिम का मतलब हमारे लिए सिर्फ अमेरिका ना हो के अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, EU भी है, बाकी सारे देश भी उतने ही महत्व रखते हैं जितना अमेरिका रखता है। तो अब भारत की विदेश नीति पहले से अधिक परिपक्व व विविध हो गई है, जहां वह फ्रांस जैसे देशों के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख रहा है। यानी कि अब हम किसी भी देश के उससे नहीं चल रहे हैं कि हाँ अमेरिका है तो सिर्फ हम अमेरिका से ही डील करेंगे, बात करेंगे, फ्रांस से नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कह के हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मैं अपने से एक टॉपिक ऐड करना चाहती हूँ, ये लेख में है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को समझाऊँ। देखिए, वैश्विक संतुलन, जैसे एक बात आएगी, जब शीत युद्ध का दौर था तो उस समय बाईपोलर वर्ल्ड चल रहा था, है ना, दो ध्रुवीय विश्व, USSR और USA। अभी जो है तो बहुत जगह पढ़ने को मिल जाता है या देखने को मिल जाता है बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो क्या सच में मल्टीपोलर वर्ल्ड स्थापित हो चुका है? यानी कि अमेरिका हो या चीन हो, इसके लेवल में बाकी सारे देश स्थापित हो चुके हैं? तो ये थोड़ा मल्टीपोलर कहना ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा। मल्टीपोलर अभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन में ध्रुवीयता जो है वो अभी भी संशय में है, क्योंकि अमेरिका अभी भी सर्वोपरि है। अमेरिका, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का पावर कम हो गया है या अमेरिका कम महत्व रखता है, नहीं, अमेरिका अभी भी सर्वोपरि है।
और चीन लगातार उसकी बराबरी कर रहा है। जहां शीत युद्ध के दौर में अमेरिका की बराबरी में यूएसएसआर था, वहीं अभी इस भूमिका में चीन उतर चुका है और चीन लगातार बराबरी कर रहा है। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो भारत का था, वो भारत ने 3 देशों के साथ बेसिकली अपना संबंध बनाए रखा। भारत के लिए वो बहुध्रुविता ही था। यूएसए के साथ भी हमारा अपना संबंध था, हमारा संबंध रूस के साथ भी था और हमारा संबंध चीन के साथ भी था। तो भारत एक बहुध्रुविता की खोज में हमेशा से रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो ये हो गया हमारा ये लेख जो भारत फ्रांस संबंधों पे था। अब अगर हम बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए ये आएगा जीएस पेपर 2 में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ अलग अलग चीज़ों से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रणनीतिक स्वायत्तता। जैसे हमने की बात की कि भारत वैश्विक पटल पे रणनीतिक स्वायत्तता रख रहा है और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले रहा है। तो रणनीतिक स्वायत्तता पे प्रश्न आएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत फ्रांस साझेदारी रणनीतिक स्वायत्तता के साझा सिद्धांतों पर टिकी है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा, यहाँ से आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत फ्रांस साझेदारी रणनीतिक स्वायत्तता के साझा सिद्धांतों पर टिकी है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में इस कथन का परीक्षण कीजिए और बताइए कि यह गठबंधन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिए। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो ये है बहुध्रुवीय विश्व और यूरोप, मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड यूरोप। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारत की बहुध्रुवीय रणनीति अब यूरोप से होकर गुजरती है। भारत की बहुध्रुवीय रणनीति अब यूरोप से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में चर्चा करें कि फ्रांस किस प्रकार भारत को बहुध्रुवीय पश्चिम के साथ जुड़ने में मदद कर रहा है। इस संदर्भ में चर्चा करें कि फ्रांस किस प्रकार भारत को बहुध्रुवीय पश्चिम के साथ जुड़ने में मदद कर रहा है। मैंने जितना पॉइंट समझाया है उसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो बेहतर लिख ले जाएंगे, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो तकनीकी कूटनीति, टेक डिप्लोमेसी से बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, ये एआई प्रशासन के लिए तीसरे रास्ते की वकालत करते हुए भारत और फ्रांस वैश्विक मानदंडों को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के समक्ष मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण करें। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद सोचिएगा कि क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, क्या क्या चुनौतियाँ खड़ी होंगी, तो आप इस पे सोचिएगा। अब हम बात करें, ये तो हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। अब हम बात करें बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीपीएससी के पॉइंट सामान्य अध्ययन क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनेगा। उससे 2 तरह के क्वेश्चन बनने की उम्मीद की जा सकती है। पहला है रक्षा औद्योगिक भागीदारी। इससे क्या क्वेश्चन बन सकेगा, भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और मेक इन इंडिया पहल में इसके योगदान पर चर्चा करें। होराइजन 2047 रोड मैप के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, बदलते वैश्विक समीकरण। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, अमेरिका की बदलती विदेश नीति जैसे बोझ साझा करना। आजकल अमेरिका का जो बदला हुआ विदेश नीति है वो इसी पे फोकस करता है, बोझ साझा करना। तो अमेरिका की बदलती विदेश नीति किस प्रकार भारत और फ्रांस को एक साथ आने के लिए प्रेरित कर रही है, इसका भारत प्रशांत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो प्लीज़ यूपीएससी के स्टूडेंट या बीपीएससी, प्लीज़ आप लोग एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रैक्टिस, जब तक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा, टफ लगेगा ये वर्ड, लेकिन यही सच्चाई है कि बिना आंसर राइटिंग के आप नहीं क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी। तो मान लीजिए कि फिर भी आप प्रीलिम्स कर लीजिए, लेकिन मेंस मुश्किल है और यूपीएससी का तो प्रीलिम्स भी नहीं हो सकता है जब तक आप एकदम डीपली नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपके लिए बेहतर रास्ता यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी फ्रेम करके दिया है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करिए। जगह जगह पे थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन मैं जहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ वहाँ थोड़ी मेहनत आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ी मेहनत करिए और अपनी तैयारी को एज दीजिए।
और अब हम ये तो हमने एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल देखा। आज के नहीं, कल के 18 फरवरी के का जो न्यूज़पेपर था उसमें 2 आर्टिकल मेरे को लगे इम्पॉर्टेंट। एक तो हमने बात कर ली भारत फ्रांस संबंध, दूसरा है जो वो है क्लाइमेट चेंज पे है। तो क्लाइमेट चेंज पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज पे क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज पे आर्टिकल जो हमारा है वो ये था, इसका नाम था एक क्लाइमेट वार्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यानी कि एक क्लाइमेट की चेतावनी है जो इंडिया से लेके यूरोप तक को है। अब ये क्या चेतावनी है, इस चेतावनी के बारे में बेसिकली देखें तो देखिए, यूरोपीय वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साल 2100 तक, यानी कि 21st सेंचुरी तक दुनिया का तापमान पृथ्वी का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये बहुत ही बहुत ही कह लीजिए कि वो चिंता की बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे करके कितनी गर्म होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है। तो ये यूरोप के वैज्ञानिकों की चेतावनी आई है कि साल 21 तक धरती का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पेरिस समझौता हमने जो किया था उसमें हमने लक्ष्य रखा था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान करने का, जो कि अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूर कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। हमने कोशिश ये की थी कि 2 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको रोक ले, लेकिन हम रोकने में सफल नहीं हो पाए। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये 2100 तक 2.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग 3 डिग्री तक गर्म होगा। आप सोच सकते हैं कि कैसी चरम मौसमी घटनाएं होंगी इसमें, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए, अब इसमें लेखक ने क्या कहा है कि यूरोप अभी दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। देखिए, यूरोप के बारे में हम जानते हैं कि ठंडा प्रदेश था, लेकिन इसी के बारे में ये शोध रिसर्च ने स्थापित किया है कि सबसे तेज़ी से जो गर्म हो रहा है महाद्वीप वो यूरोप है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं। चरम मौसमी घटनाओं की वजह से भीषण आग की घटनाएं हो रही है, जंगलों की आग और बाढ़ आ रही है। तो ये है। अब देखिए, अब इसमें लेखक कहते हैं कि भारत के लिए सीख की ज़रूरत है। भारत के लिए भारत क्या सीख सकता है। लेखक कहते हैं कि जो मौसम की मार यूरोप झेल रहा है वैसी ही चुनौतियां भारत के सामने भी है। भारत भी बहुत कुछ अलग नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। चुनौतियां तो भारत के सामने भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर ये है कि यूरोप यहाँ का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे सड़कें, रेल, ये पुराने समय की स्थिर जलवायु के हिसाब से बना है। यानी कि यूरोप तो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और विकसित देशों में तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण हो चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है तो वो उस समय की जब जलवायु स्थिर थी उसके हिसाब से निर्माण हुआ है, और उसके हिसाब से निर्माण हुआ है। तो अब जब चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं। अब इसमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत यहाँ अभी भी बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है। यानी कि अभी तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए भारत के पास मौका है कि वह अपनी नई सड़कों और इमारतों को शुरू से ही जलवायु के अनुकूल बनाए। जैसे अगर भूकंप की घटनाएं आने वाली हैं तो हम भूकंप के हिसाब से बनाएं, बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ के हिसाब से अपना प्रबंध करें। तो ये सब लेखक कह रहे हैं कि भारत के सामने भले ही चुनौती वही है, लेकिन भारत के सामने अभी भी एक मौका है, भारत अपने आप को स्थिर कर सकता है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो लेखक कहते हैं कि समन और अनुकूलन की ज़रूरत, मिटिगेशन वर्सेस एडेप्टेशन। आपने सुना होगा ये नाम, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में दो जो नाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा है कि इसको भी डिस्कस करूँगी, लेकिन ये आर्टिकल ख़त्म करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सरल शब्दों में कहें तो मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन वो है जब हम कार्बन फुटप्रिंट को रोकने की कोशिश करते हैं। एडेप्टेशन वो है कि जब अगर ये एक वो हो चुका है तो उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ स्टाइल को बना लेते हैं।
अब देखिए लेखक क्या कहते हैं। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि अब सिर्फ प्रदूषण कम करना काफ़ी नहीं है, यानी कि मिटिगेशन। अब अगर हम सोचेंगे कि प्रदूषण कम कर लेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये नहीं काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, हमें बदलते मौसम के साथ जीने की तैयारी करनी है, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल सब कुछ वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा चरम मौसमी घटनाएं आ रही हैं, यानी कि हमें एडेप्टेशन भी करनी होगी। अमीर देशों के पास सुरक्षा के बेहतर साधन हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को अपनी गरीब आबादी को बचाते हुए विकास करना पड़ेगा। अमीर देशों के पास तो साधन भी बेहतर है, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है, तो उसको भी बचाना होगा। संक्षेप में लेखक ये कहता है कि भारत को अपने विकास कार्यों में जलवायु परिवर्तन के खतरों को अभी से ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि जैसा कि बजट में भी आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बजट में हम कैपेक्स पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कैपेक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये नहीं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाधड़ बस वही पुराने रिसर्च पे, पुराने उस पे बनाए जा रहे हैं, ढर्रे पे नहीं। अब भविष्य में क्या समस्याएं आने वाली है, चरम मौसमी घटनाएं क्या है, उसके हिसाब से हमको बनाना होगा, तभी हम भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये हुआ हमारा आज का एडिटोरियल। आज का नहीं, 18 फरवरी का 2 एडिटोरियल पूरे इंडियन एक्सप्रेस में। ये 2 ही मुझे खास लगा यूपीएससी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी था एआई पे था, ऐसे ही था, बाकी एडिटोरियल उतना खास था नहीं। बांग्लादेश पे था, बांग्लादेश में वहाँ तारिक रहमान की सरकार बनी है, तो भारत से संबंधों को, तो वो अभी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो धीरे धीरे जैसे वहाँ पे सरकार चलनी शुरू हो जाएगी तो फिर जो एडिटोरियल आएगा वहाँ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब मैंने बात किया था कि शमन यानी कि मिटिगेशन और अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, ये क्या है। देखिए शमन क्या है, समस्या के कारण को कम करना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने या कम करने के लिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, जैसे कार्बन CO2 के उत्सर्जन को कम करना। अब जैसे इसमें मिटिगेशन अगर हम करें तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे और अधिक पेड़ लगाएं ताकि वे कार्बन सोख सके। ये हो गया हमारा मिटिगेशन। अब एडेप्टेशन अनुकूलन, अनुकूलन है प्रभावों के साथ तालमेल बैठाना। जैसे इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि के लिए खुद को तैयार करना और उनके अनुसार अपने रहन सहन में बदलाव करना। यानी कि हमको पता है कि अब ये होने वाला है, अब हम इसको नहीं रोक सकते हैं। देखिए मिटिगेशन तो वो हो गया कि हम रोकने की कोशिश करेंगे, एडेप्टेशन वो हो गया कि हम नहीं रोक पाए, अब ये होना ही है तो उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बाढ़ से बचने के लिए तटबंध बनाना, सूखा रोधी फसलों की खेती करना और चक्रवात की चेतावनी के लिए बेहतर सिस्टम बनाना। अब बात करें कि दोनों में अंतर की तुलना करें तो देखिए अनुकूलन इसका मुख्य लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, और मिटिगेशन इसका मुख्य लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। यानी कि मिटिगेशन कारण को कम करने पे बात करता है और अडेप्टेशन प्रभाव को कम करने पे बात करता है। दृष्टिकोण तो मिटिगेशन का दृष्टिकोण निवारक होता है, समस्या को बढ़ने से रोकना, जैसे किसी बीमारी की जांच पड़ताल। दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक यानी कि बचाव, अब बीमारी हो गई है तो अब उससे बचाव का तरीका। स्तर की बात करें तो मिटिगेशन जो होता है, ये मिटिगेशन किस स्तर पे कौन लोग कर सकते हैं, तो ये वैश्विक स्तर पे इसकी आवश्यकता होती है। और एडेप्टेशन जो है ये अक्सर स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता है। यानी कि मिटिगेशन एक वृहद तौर तरीका है जिसमें कि हर देश मिलके जलवायु परिवर्तन या इस सब से बचने की कोशिश करता है। और एडेप्टेशन वो है कि जब एक बार हो गया तो हम इसी के हिसाब से अपना आदत डाल लें। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत कर सकूं। थैंक यू।